मेरा नाम उर्मी है। मेरी 3 बेटियां थीं। मेरी छोटी 2 बेटियां सही सलामत थीं, लेकिन बड़ी बेटी ठीक से बोल नहीं पाती थी, इसलिए उसका कहीं से रिश्ता नहीं हो पाता था, क्योंकि उसकी शक्ल भी अपनी दोनों बहनों के मुकाबले मामूली सी थी। मेरी बड़ी बेटी के लिए जब भी लड़के वाले उसे देखने के लिए आते तो उसे रिजेक्ट करके चले जाते या फिर छोटी 2 बेटियों को पसंद कर जाते थे। लेकिन मैं पहले अपनी बड़ी बेटी की ही शादी करना चाहती थी, उसके बाद ही बाकी दोनों बेटियों की शादी करना चाहती थी, क्योंकि मैं अपनी बेटी आस्था की तकलीफ को अच्छी तरह से समझ रही थी। वो लोगों के सामने अपने आप को कमतर महसूस करती है। मुझे लगा कि मेरी बेटी की कभी शादी नहीं होगी, मगर मैंने उम्मीद नहीं हारी थी। एक दिन मेरी बेटी का रिश्ता एक ऐसे अमीर परिवार से आया कि मेरे होश उड़ गए थे। मुझे तो उम्मीद भी नहीं थी कि मेरी बेटी की किस्मत जाग सकती है। मेरी बेटी ससुराल चली गई। उसके ससुराल वाले बहुत अच्छे लोग थे। मेरी बेटी हर तरह से वहाँ ऐशो आराम में रह रही थी। मैं जब उसकी ससुराल जाती वो बहुत खुश होती थी, लेकिन जैसे ही वो अपने मायके आई तो हर बार रोने लग जाती थी। मैं उससे उसके रोने की वजह पूछती तो वो मुझे वजह नहीं बताती थी, और अगर वो कुछ बताने की कोशिश करती तो मेरी समझ नहीं आता था। एक दिन वो ऊँ आँ करके मुझे कुछ बताने की कोशिश कर रही थी। पहले तो काफ़ी समय तक उसकी कही हुई बात मेरी समझ नहीं आई, लेकिन जैसे ही मैंने उसकी बात का मतलब समझा तो मैं दंग रह गई थी, क्योंकि उसने तो मुझे कुछ ऐसा बताया था जिसकी मुझे उम्मीद भी नहीं थी। सुबह सुबह उठकर जल्दी जल्दी मैं अपनी तीनों बेटियों के लिए नाश्ता बना रही थी। मेरी बड़ी बेटी जो कि पढ़ाई पूरी कर चुकी थी और अब घर के ही काम काज संभाल रही थी। दूसरे नंबर वाली बेटी कॉलेज जाने के लिए तैयार हो रही थी, जबकि मेरी तीसरे नंबर वाली बेटी भी कॉलेज जा रही थी। उन तीनों के लिए ही मैं एक साथ नाश्ता बनाकर रख दिया करती थी। मैंने ज़ोर से आवाज़ लगाई कि जल्दी से आ जाओ, नाश्ता तैयार हो गया। मैंने डाइनिंग टेबल पर नाश्ता लगा दिया था। वो तीनों, मेरी दूसरे नंबर वाली बेटी प्रज्ञा और तीसरे नंबर वाली बेटी संजना, दोनों ही डाइनिंग टेबल पर नाश्ता करने के लिए बैठ गई थी। मैंने उन दोनों से कहा कि अरे तुम अपनी बहन को बुलाकर नहीं लाई, आस्था कहाँ है? उन दोनों ने कहा, अरे मम्मी, आपकी लाडली बेटी अभी तक सो रही है, अभी आती ही होगी। हमें कॉलेज के लिए देर हो रही है, पहले हमें नाश्ता दे दीजिए। मेरी छोटी बेटी संजना ने मुझे जवाब दिया। आस्था मेरी सबसे बड़ी और लाडली बेटी थी। मेरी इन दोनों बेटियों में तो चालाकी थी, लेकिन आस्था में बिल्कुल भी चालाकी नहीं थी। वो शुरू से ही बहुत सीधी सादी और भोली भाली थी। हाँ, मगर एक कमी थी कि मेरी बेटी बोल नहीं सकती थी। ऊपर वाले ने उसे बचपन से ही ऐसा बनाया था। जब मेरे पति जिंदा थे तो उन्होंने आस्था का बहुत इलाज करवाया था, लेकिन आस्था का कहीं इलाज मुमकिन न हो सका। मेरे पति एक रिटायर्ड ऑफिसर थे। एक हादसे में उनकी 7 साल पहले मौत हो गई थी। उनके जाने के बाद मैंने इन बच्चियों को अकेले ही पाला था। मेरे पति अपनी तीनों ही बेटियों से बहुत प्यार करते थे। जब मैं शादी करके अपनी ससुराल में आई थी तब मेरी जिंदगी बहुत अच्छी गुजर रही थी। कहते हैं कि शादी की शुरुआत के दिन खुशियों भरे होते हैं। मेरी शादीशुदा जिंदगी भी कुछ ऐसी ही गुजर रही थी। मेरे पति अच्छे थे, मेरा हर तरह से ख्याल रखते थे। मेरे ससुराल में मेरे पति के अलावा उनके माता पिता भी थे। उनका कोई भाई बहन नहीं था। मेरे पति ने अपनी नौकरी की वजह से काफ़ी समय तक शादी नहीं की थी। अपने माता पिता की बहुत जिद करने पर 45 साल की उम्र में उनकी मेरे साथ शादी हुई। जब से शादी हुई थी मेरी सास यही कहती रहती थी कि मेरी बहू कब मुझे पोते की शक्ल दिखाएगी। शुरू में तो मुझे उनकी बात पर कोई एतराज़ नहीं हुआ था, क्योंकि नॉर्मली सासें ऐसी ही होती हैं जो शादी होने के कुछ दिनों बाद ही शोर मचाना शुरू कर देती है कि जल्द से जल्द उनकी बहू माँ बन जाए और उनको दादी बना दे। मेरी सास हमेशा पोते की ही प्रार्थना में जुटी रहती थी। मेरे पति उनको समझाया करते थे कि माँ, बेटा हो या बेटी, बस घर में एक नन्हा मेहमान आ जाए। लेकिन मेरी सास की लाख प्रार्थनाओं के बावजूद भी मैं उनको पोते की शक्ल न दिखा सकी थी। मैंने अपनी बेटी आस्था को जन्म दिया, जो बचपन में सांवली रंगत की थी, मगर उसके पिता उसे सबसे ज़्यादा प्यार कर रहे थे। उसके रंग रूप की वजह से उसकी दादी ने तो उसे गोद में भी नहीं लिया था। मेरे ससुर खुश हुए थे। उन्होंने अपनी पोती को आशीर्वाद दिया। मेरी सास आस्था के जन्म के बाद दिन रात मुझे ताने दिया करती थी। कहती थी कि मैं तो पोते की प्रार्थना किया करती थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि तुम लड़की को जन्म दोगी। हमारे ख़ानदान में सबके पास बेटे ही हैं, एक तुम ही हो जिसने पहले बेटी को जन्म दिया। मैंने अपनी सास को समझाया था कि बेटियां तो माता पिता की तकलीफ़ को समझने वाली होती है,
शायद बेटे अपने माँ बाप की तकलीफ को नहीं समझते, और बेटा हो या बेटी, बात एक ही है, क्योंकि बेटियां भी बेटों से कम नहीं होती। बेटियों को अगर आज़ादी दी जाए तो वो भी बेटा बनकर दिखा सकती हैं। मेरी सास बहुत ही पुराने ज़माने की सोच रखने वाली औरत थी। उन्होंने अपने बेटे को तो बहुत पढ़ाया लिखाया था और उनका बेटा अच्छी नौकरी करता था, लेकिन उनकी सोच अभी भी पुरानी ही थी। लेकिन फिर जब वक्त गुजरने के साथ साथ मेरी बेटी बड़ी होती गई और हमें पता चला कि ऊपर वाले ने उसको आवाज़ नहीं दी है, वो बोल नहीं सकती, तो मेरी सास ने ज़मीन आसमान एक कर दिया था। और दिन रात उनके मुंह पर यही शिकायत रहती थी कि एक तो पहले ही तेरी बेटी मामूली से रंग रूप की है, लेकिन इसके साथ साथ वो गूंगी भी है। मेरी सास के ऐसे शब्द मेरे दिल पर चुभ रहे थे। मेरा दिल अपनी बेटी के लिए तड़प रहा था। मैं और मेरे पति बहुत परेशान थे कि वो जन्म के समय से ही गूंगी थी। हमने उसका बहुत सारे डॉक्टरों में चेकअप करवाया था, मगर उसका कोई इलाज नहीं था। डॉक्टरों को कहना था कि आपकी बेटी का इलाज पॉसिबल नहीं है। उसकी आवाज़ किसी हादसे में नहीं गई, बल्कि वो जन्म से ही ऐसी है। ऊपर वाले ने उसे ऐसा ही भेजा है, इसलिए हम लोग कुछ नहीं कर सकते। या फिर कुछ डॉक्टर ऐसे होते थे जो किसी दूसरे डॉक्टर को सजेस्ट कर दिया करते थे। हम दोनों पति पत्नी जो जगह जगह अपनी बेटी को लेकर गए थे, लेकिन उसकी आवाज़ नहीं आ सकी। मैं अपनी बेटी के बारे में दिन रात सोचती रहती थी और यही सोचती थी कि आने वाले समय में ना जाने मेरी बेटी के साथ क्या होगा। ये समाज उसे एक्सेप्ट करेगा या नहीं, लेकिन मेरे पति मुझे तसल्ली दिलाते रहते थे कि हमारी बेटी को कुछ नहीं होगा। जब तक हम जिंदा हैं अपनी बेटी का ख्याल रखेंगे, और किसी की इतनी मजाल नहीं जो मेरी बेटी के बारे में कुछ भी कह सके। वो मुझे कितनी ही हिम्मत दे रहे थे, लेकिन उनकी माँ ने मेरा पीछा लिया हुआ था। मैं जब भी अपनी सास की शिकायत अपने पति से करती तो वो मुझे तो समझा दिया करते थे कि माँ की बातों का बुरा मत माना करो। कहते थे कि माँ ऐसी ही है, वो पुरानी सोच रखती है, इसलिए वो इस तरह की बातें करती है। मुझे उम्मीद है कि आगे हमारी कोई दूसरी औलाद होगी तो वो उससे खुश रहेंगी और फिर तुम्हें भी कुछ नहीं कहेंगी। मेरी सास की जगह मेरे ससुर काफ़ी समझदार इंसान थे, जिन्होंने कभी अपनी पोती के बारे में कुछ बुरा नहीं कहा था। वो तो अपनी पत्नी को भी समझाते रहते थे कि सब में आखिर बहू का क्या कसूर है जो तुम हमेशा बहू को बातें सुनाती रहती हो। लेकिन वो तो अपने पति के साथ भी बहस पर उतर आती थी। मैंने अपने दिल को समझा लिया था कि एक न एक दिन तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। मेरी सास भी मेरी बेटी को बुरा भला कहना बंद कर देंगी। फिर मुझे दूसरी बार माँ बनने की खुशी मिली तो इस बार भी मेरी सास ने पोते की ही रट लगाई हुई थी, लेकिन बेटा पैदा करना मेरे हाथ में नहीं था। दूसरी बार भी उनकी उम्मीद टूट चुकी थी और मैंने दूसरी भी बेटी को जन्म दिया था। इस बार तो उन्होंने पहले से भी ज़्यादा हंगामा किया था। उन्होंने कहा था कि ये औरत तो घर में लड़कियों की लाइन लगा देगी। पता नहीं मैं कभी अपने बेटे का बेटा देख सकूंगी भी या नहीं। मुझे तो लगता है कि ये मुझे इसी उम्मीद में मार देगी और मैं अपने पोते की शक्ल देखने की ख्वाहिश अपने दिल में दबाकर ही इस दुनिया से चली जाऊंगी। मैं उनको समझा कर थक गई थी कि मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है। वो मेरी बेटियों को प्यार नहीं करती थी, लेकिन मैं अपनी बेटियों को अपने सीने से लगाकर रखती थी। आज था मेरी मासूम सी बेटी जो बोल भी नहीं पाती थी। वो खामोशी से एक तरफ बैठी रहती थी। उसकी दादी कभी उसे हाथ तक नहीं लगाती थी। हाँ, मेरी दूसरी बेटी प्रज्ञा अच्छी शक्ल की मालिक थी, इसलिए मेरी सास उसको ज़्यादा बुरा भला नहीं कहती थी। फिर तीसरी बार भी मुझे माँ बनने की खुशी मिली तो तीसरी बार भी मेरी सास का यही कहना था कि अब की बार तो बेटा ही होना चाहिए। अगर बेटा नहीं हुआ तो तुझे इस घर से निकाल दूंगी और साथ साथ तेरी बेटियों को भी। मैंने अपनी सास से कहा था कि मेरे पति मेरे साथ हैं, वो कभी भी मुझे अपनी ज़िंदगी से अलग नहीं करेंगे। आपको भले ही मेरी बेटियां प्यारी ना हो, मगर मुझे अपनी बेटियां बहुत प्यारी हैं और मेरे पति को भी। हम लोग कहीं नहीं जाएंगे। इस बार तो मैं भी ऊपर वाले से प्रार्थना कर रही थी कि मेरा बेटा हो जाए, क्योंकि मेरी सास ने मेरा जीना दुश्वार किया हुआ था। वो कभी ठीक मुँह से मुझसे बात भी नहीं करती थी। मैंने इस बारे में अपने पति से भी बात की थी। वो तो अपनी माँ को कुछ कहते ही नहीं थे, बस मुझे ही समझा दिया करते थे। मैंने उनसे कहा था कि अगर इस बार बेटा नहीं हुआ तो आपकी माँ मुझे खा जाएगी। पहले ही उन्होंने मेरा जीना दुश्वार किया हुआ है। मेरे पति ने मुझसे कहा कि अगर इस बार भी मेरी बेटी हुई तो हम दोबारा से बच्चे के लिए ट्राई करेंगे। ऊपर वाला कभी ना कभी तो हमें बेटा भी देगा। मेरी प्रेगनेंसी का टाइम पूरा हो गया तो इस बार मेरी सबसे छोटी बेटी संजना ने जन्म लिया था, जो कि बेहद ही खूबसूरत थी। लेकिन उसकी खूबसूरती का कोई फ़ायदा नहीं था, वो बेटा नहीं थी। मेरी सास का मुंह अभी भी बंद नहीं हुआ था। वो मुझे काफ़ी सारी बातें सुना चुकी थी,
लेकिन ये हंगामा सिर्फ कुछ दिन ही चला था। उसके बाद ही मेरे ससुर जी की तबीयत ज़्यादा ही ख़राब हो गई थी, जिसकी वजह से वो काफ़ी दिनों तक अपने पति की सेवा में लगी रहीं। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि मेरे ससुर जी इस दुनिया को छोड़कर चले गए और इतना बड़ा दुख झेलने के बाद भी मेरी सास ने मेरा पीछा लेना नहीं छोड़ा था। वो मेरी बेटियों को दिन रात उठते बैठते बातें सुनाती रहती थी। बस यही कहती थी कि तुमने उनके दादाजी को पोते की शक्ल नहीं दिखाई और तुम्हारी बेटी संजना इस दुनिया में क्या आई, मेरे पति चल बसे। वो अपने पति की मौत की जिम्मेदार मेरी सबसे छोटी बेटी को ठहरा रही थी। मेरे पति ने उनको थोड़ा सख्ती से समझाया था और कहा था कि आपको मेरी बेटियों के लिए ऐसे शब्द इस्तेमाल नहीं करने चाहिए। मेरी छोटी दोनों ही बेटियां बहुत चंचल थी, जो पूरे घर में शोर मचाती रहती थी, लेकिन मेरी बड़ी बेटी आस्था बेचारी, वो तो एक तरफ बैठी रहती थी। फिलहाल मेरी बेटियां जैसे जैसे बड़ी हुईं, मेरी सास दिन ब दिन बीमार होती चली गई। संजना के जन्म के बाद मैं दोबारा कभी मां नहीं बन सकी और मेरी सास पोते की शक्ल को तरस गई। फिर वो भी इस दुनिया से चली गई और इस तरह मेरी जिंदगी में कुछ सुकून आ गया था, क्योंकि वो अपने अंतिम समय में भले ही बीमार रहने लगी थी, लेकिन उनके ताने मारने का अंदाज खत्म नहीं हुआ था। उनके जाने के बाद घर में मुझे सुकून महसूस होता था। ऐसा लगता था जैसे अब मेरी बेटियों को बुरा कहने वाला कोई नहीं रहा। मैं और मेरे पति उनका बहुत ख्याल रखते थे, उनसे बहुत प्यार करते थे। मेरी बेटियां स्कूल जाने लगी थी। आस्था को शुरू में तो मैंने स्कूल नहीं भेजा था, लेकिन उसके पिता ने कहा कि उसको शिक्षा प्राप्त करने का हक है, इसलिए उन्होंने अपने किसी जानने वाले के स्कूल में आस्था का एडमिशन करवा दिया था, जहां एजुकेशन हासिल करने में उसे कोई परेशानी नहीं आ रही थी। मेरी बेटी भले ही बोल नहीं सकती थी, लेकिन पढ़ाई में अपनी दोनों छोटी बहनों से ज़्यादा इंटेलिजेंट थी। वक्त के साथ साथ वो पढ़ाई में और ज़्यादा अच्छी हो गई थी। प्रज्ञा भी पढ़ाई में बहुत अच्छी थी, लेकिन संजना बचपन से ही पढ़ाई में अच्छी नहीं रही थी। उसको ज़्यादातर सजने संवरने का शौक रहता था। प्रज्ञा और संजना दोनों वैसे तो एक ही मिजाज की थी, लेकिन संजना से ज़्यादा समझदार प्रज्ञा थी और प्रज्ञा से भी ज़्यादा समझदार और समझदारी से काम करने वाली आस्था थी। हमारी ज़िंदगी बहुत अच्छी गुजर रही थी। बेटियां जवानी की दहलीज तक पहुंचने लगी तो मेरे पति रिटायर्ड हो गए। उसके कुछ सालों के बाद ही एक हादसे में उनकी मौत हो गई। मैं सोच रही थी कि अपने पति के बिना मैं अपनी बेटियों को कैसे संभालूंगी, लेकिन मेरी बेटी आस्था ने घर को अच्छी तरह से संभाल लिया था। प्रज्ञा जॉब करने लगी थी और साथ ही साथ कॉलेज भी जाया करती थी। प्रज्ञा और संजना दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ती थीं। आस्था को मेरे पति ने सिर्फ इंटर ही करवाया था। मेरे पति काफ़ी समय से अपनी बेटी के लिए अच्छा रिश्ता तलाश कर रहे थे, लेकिन आस्था की शादी देखना उनके भाग्य में नहीं था। उससे पहले ही वो इस दुनिया से चल बसे। अपने पति के जाने का दुख मुझे बहुत था, क्योंकि वो मुझे अकेला छोड़ गए थे। शायद ऊपर वाले को यही मंजूर था। यही सोचकर मैं अपने आप को समझा लिया करती थी। पुरानी यादों से वापस लौटने के बाद ज़िंदगी ऐसे चल रही थी कि बेटियों ने मुझे संभाला हुआ था और मैंने अपनी बेटियों को संभाला हुआ था। उस दिन मेरी दोनों बेटियां कॉलेज चली गईं तो आस्था घर के कामकाज में लग गई थी। मैं उसे बड़े गौर से देख रही थी और सोच रही थी कि न जाने कब मेरी बेटी की शादी होगी। मैंने अपने आसपास की कई औरतों से आस्था के रिश्ते के लिए कहा था, लेकिन अभी तक उसका रिश्ता नहीं लग पा रहा था। प्रज्ञा की पढ़ाई का फाइनल ईयर चल रहा था। मैं चाहती थी कि प्रज्ञा की पढ़ाई पूरी होने से पहले मैं आस्था की शादी कर दूं। मेरे पास आस्था की शादी का इंतज़ाम था, बस रिश्ता लगने की देर थी। कई बार तो ऐसा हुआ था कि जब लड़के वाले आस्था को देखने के लिए आए थे और उनकी नज़र संजना और प्रज्ञा पर पड़ गई, तो उन्होंने आस्था को छोड़कर संजना और प्रज्ञा के लिए रिश्ते के लिए कहा था। लेकिन मैं अपनी बड़ी बेटी को छोड़कर छोटी बेटियों की शादी नहीं करना चाहती थी। मैंने अपने दिल में ठान रखा था कि मैं अपनी बेटी को उसके घर का करके ही रहूँगी। इस दुनिया में कोई तो ऐसा होगा जो मेरी बेटी के जोड़ का होगा। अगर मैंने आस्था को छोड़कर छोटी बेटियों की शादी कर दी तो उसके दिल पर क्या एहसास होगा, ये मैं अच्छी तरह से जानती थी। मेरी कोशिश लगातार जारी थी कि उसके लिए कोई मुझे बेहतर रिश्ता मिल जाए। एक दिन कुछ लोग आस्था को देखने के लिए आए थे, लेकिन उन लोगों को भी जब पता चला कि मेरी बेटी बोल नहीं सकती और उसका रंग भी सांवला है, तो उसे देखकर उनका मूड ख़राब हो गया था और उनका ख़राब मूड देखकर मैं समझ गई थी कि उनको ये रिश्ता नहीं करना। मैं बहुत परेशान बैठी हुई थी। मेरी बेटी का मन भी उस दिन बहुत उदास रहता था, जिस दिन उसे लड़के वाले देखने के लिए आते थे। कई दिन इसी तरह से गुजर गए थे। प्रज्ञा की पढ़ाई पूरी हो गई तो वो अपना पूरा ध्यान जॉब पर लगा रही थी,
लेकिन संजना के हालात मुझे काफ़ी दिनों से कुछ ठीक नहीं लग रहे थे, क्योंकि वो पढ़ाई में भी बहुत वीक चल रही थी। वीक तो वो पहले से ही थी, हर दूसरे तीसरे दिन उसकी शिकायतें आती रहती थी। कुछ दिनों पहले उसने मुझसे मोबाइल की डिमांड की थी। मैंने उसे मोबाइल नहीं दिलवाया क्योंकि मेरे पास इतने पैसे नहीं थे, तो प्रज्ञा ने उसे उसके बर्थडे पर गिफ्ट कर दिया। मैं देख रही थी कि वो हमेशा मोबाइल में ही लगी रहती थी और ज़्यादातर अपनी सहेलियों के साथ बिजी रहती थी। मुझे उसकी ये हरकत बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही थी। मैं नहीं चाहती थी मेरी बेटियां किसी गलत रास्ते पर चले। एक दिन आस्था ने उसे किसी लड़की से फ़ोन पर चैटिंग करते हुए देख लिया था, तो उसने संजना के हाथ से मोबाइल छीनकर मुझे दे दिया था। जब मैंने मोबाइल में उसकी लड़की के साथ चैटिंग देखी तो मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई थी। मैंने संजना को बहुत डांट लगाई थी और उसका मोबाइल अपने पास रख लिया था। प्रज्ञा को भी कहा था कि अब कभी इसकी कोई डिमांड पूरी करने की कोशिश मत करना। संजना बार बार माफ़ी मांग रही थी, कह रही थी, मम्मी आज के बाद मैं कभी ऐसी कोई गलती नहीं करूँगी। मैं नहीं चाहती थी कि संजना की ये छोटी सी गलती कोई बड़ा रूप धारण कर ले, इसलिए मैंने उसका कॉलेज जाना भी बंद करवा दिया था। उससे कहा था कि पढ़ाई में तुम पहले ही अच्छी नहीं हो, इसलिए अब तुम घर में रहो और आस्था के साथ घर के कामकाज में हाथ बटाया करो। मैंने आस्था का शुक्रिया अदा किया था और कहा कि बेटा अच्छा हुआ तुमने ये सब अपनी आंखों से देख लिया और मुझे बता दिया। संजना अभी नादान है और ऐसी उम्र में बच्चियों से नादानी हो जाती है। ऐसी उम्र में उन्हें रोकने की कोशिश करनी चाहिए, वरना लड़कियां हाथ से निकल जाती हैं। आस्था ने गर्दन हिलाकर और मेरे कंधे पर हाथ रखकर मुझे तसल्ली दी थी, लेकिन उसी दिन से संजना आस्था से बहुत उखड़ी उखड़ी सी रहती थी। सारा दिन घर में गुस्सा दिखाती रहती थी। मुझे लगा कि ये सब कुछ वक्ती है, लेकिन मैं ये नहीं जानती थी कि संजना अपने दिल में क्या छुपाए बैठी है। कुछ दिन तक तो उसे काफ़ी गुस्सा रहा था, लेकिन कुछ दिनों बाद वो बिल्कुल ठीक हो गई, तो मुझे लगा कि मुझे अपनी बेटी पर अब ज़्यादा सख्ती नहीं करनी चाहिए और उसे घर से निकलने की परमिशन दे देनी चाहिए। मैंने संजना के बर्थडे वाले दिन उसे बोल दिया था कि तुम अपनी दोस्तों को इनवाइट कर दो, क्योंकि काफ़ी टाइम से वो अपनी सहेलियों से नहीं मिली थी। वो खुश हुई थी कि मैं अब उस पर भरोसा करने लगी हूँ। उसका मूड घर में भी अच्छा रहने लगा था। अब सब कुछ नॉर्मल हो गया था, लेकिन प्रज्ञा ने एक दिन मुझे एक ज़ोरदार झटका दिया था। प्रज्ञा उस दिन ऑफिस नहीं गई थी, उसने ऑफिस की छुट्टी कर ली थी। मैंने उससे पूछा भी था कि बेटा आज ऑफिस ना जाने की आखिर क्या बात है, तो उसने बात को इधर उधर घुमा दिया था कि आज मेरा मूड नहीं है, आज काम करने का मन नहीं कर रहा। मैंने सोचा वैसे भी ऑफिस की छुट्टी नहीं करती, अगर आज की छुट्टी कर भी लेगी तो कोई बात नहीं। शाम का टाइम हुआ तो प्रज्ञा किसी से खामोशी से फ़ोन पर बात कर रही थी। मैं देख रही थी कि पिछले कुछ दिनों से प्रज्ञा बार बार मुझे आस्था की शादी के बारे में बातचीत कर रही थी। मैंने उसे यही कहा था कि बेटा मैं दीदी की शादी कर दूंगी, पहले उसके लिए कोई अच्छा रिश्ता तो आ जाए। तो वो इस बात पर शांत हो जाती थी और किसी गहरी सोच में चली जाया करती थी। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे वो कुछ कहना चाहती है मगर कह नहीं पा रही। उस दिन सारी कहानी खुलकर सामने आ गई थी जब उसके ऑफिस का एक लड़का रोहन अपनी माँ और पिता को हमारे घर लेकर आया। उन्हें देखकर मैं चौंक गई थी। उन लोगों को मैं नहीं जानती थी, उनसे मुझे प्रज्ञा ने ही मिलवाया था, लेकिन मैं नहीं समझ पा रही थी कि ये लड़का अपने माता पिता को लेकर आखिर हमारे घर पर क्यों आ रहा है। जब वो लोग हमारे घर में आकर बैठ गए और प्रज्ञा के सामने बैठकर उन्होंने प्रज्ञा और रोहन के रिश्ते की बात मुझसे की तो मेरे होश उड़ गए थे। मुझे सबसे ज़्यादा गुस्सा अपनी बेटी पर आ रहा था, जिसे ये बात अच्छी तरह से पता थी कि मैं सबसे पहले आस्था की शादी करूंगी, तो फिर वो इतना बड़ा फैसला कैसे कर सकती है। उसका और रोहन का अफेयर चल रहा था। रोहन ने अपने घर वालों को शादी के लिए मना लिया था। वो लोग हमारे घर प्रज्ञा का हाथ मांगने के लिए आए थे। इस सब में प्रज्ञा की भी मर्जी शामिल थी। मैंने उन लोगों से कहा था कि मुझे सोचने का समय चाहिए। वो लोग कहने लगे कि हमें आपके जवाब का इंतज़ार रहेगा। रिश्ता अच्छा था। रोहन दिखने में एक मामूली सा लड़का था, लेकिन मेरी बेटी से ज़्यादा पैसे कमाया करता था क्योंकि वो ऑफिस में उसका सीनियर था। लेकिन मुझे गुस्सा इस बात पर आ रहा था कि प्रज्ञा मेरी पीठ पीछे ये सब कुछ कर रही थी। मैं तो उन लोगों के जाने के बाद प्रज्ञा पर बरस पड़ी थी। मैंने कहा मैं तुम्हें कितने भरोसे के साथ जॉब करने के लिए भेज रही थी, लेकिन वहाँ तुम ये सब कुछ कर रही थी। प्रज्ञा ने कहा कि माँ मैंने कुछ गलत तो नहीं किया, रोहन मुझे पसंद करता है। उसके पेरेंट्स अब उसकी शादी करना चाहते थे, तो उसने अपनी पसंद के बारे में उन लोगों को बता दिया और वो यहाँ रिश्ता लेकर आ गया। इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई। मैंने कहा तुम्हें नहीं पता
कि कितनी बड़ी बात हो गई। तुम अच्छी तरह से जानती हो कि मैं तुम्हारी दीदी के लिए रिश्ता देख रही हूँ और तुम अपनी शादी के चक्कर में लगी हुई हो। अभी तुम्हारी इतनी उम्र नहीं है। मेरी इस बात पर तो जैसे प्रज्ञा भड़क उठी थी और कहने लगी कि आप पिछले 3 साल से दीदी का रिश्ता तलाश कर रही हो। आप ये बात समझ क्यों नहीं लेती कि दीदी के रंगत और उनके गूंगे होने की वजह से उनकी शादी नहीं हो सकती। न जाने कितने लड़के वाले उनको अब तक रिजेक्ट कर चुके हैं कि आप दीदी के चक्कर में हमें सारी जिंदगी कंवारा रखोगी। दीदी के भाग्य में जब शादी करना लिखा होगा उनकी शादी हो जाएगी। उस दिन प्रज्ञा मेरी आंखों में आंखें डालकर मुझसे बात कर रही थी। अब मैं उससे क्या कहती। वो कह तो ठीक ही रही थी, लेकिन मुझे आस्था की हमेशा फिक्र रहती थी। आस्था वहां पर खड़ी हुई खामोशी से ये सारी बातें सुन रही थी। इन मामलात में संजना भी कुछ कम नहीं थी। उसने कहा, मम्मी आज आप प्रज्ञा दीदी के रिश्ते पर इतना भड़क रही हो, कल को मुझ पर भी इसी तरह से भड़कोगी। वैसे मैं आपसे कह देती हूँ कि आस्था दीदी के चक्कर में आपको हमें परेशान नहीं करना चाहिए। मैंने संजना से कहा कि तुम तो खामोशी रहो। पहले तो मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया था, लेकिन आइंदा तुमने किसी भी लड़के से बात करने की कोशिश की तो अच्छा नहीं होगा। मेरी बात पर प्रज्ञा और संजना खामोश हो गई थी। वो लोग गुस्सा करती हुई वहाँ से चली गईं। आस्था मेरे करीब आई और मुझे इशारे से समझाने लगी कि माँ, मेरी शादी का ख्याल अपने दिल से निकाल दो। मेरी शादी जब होनी होगी हो जाएगी, लेकिन प्रज्ञा उस लड़के को पसंद करती है और आप प्रज्ञा की शादी कर दो। अपनी बेटी की बातों पर मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। मैंने उससे कहा था कि बेटा, एक दिन तुम्हारी किस्मत भी चमकेगी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मेरी बेटी बस मुस्कुरा दिया करती थी, लेकिन उसके दिल में क्या चल रहा था ये मैं अच्छे से जानती थी। मैंने प्रज्ञा के ससुराल वालों को रिश्ते के लिए हाँ बोल दी थी और फिर इस तरह 3 महीने बाद मेरी बेटी प्रज्ञा की विदाई हो गई और वो अपने ससुराल चली गई थी। एक बेटी को विदा करके न जाने क्यों मुझे वो खुशी नहीं हो रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरी बेटी आस्था की शादी पहले हो जाती तो बात ही कुछ और होती। फिलहाल मेरी कमाने वाली बेटी अब अपनी ससुराल जा चुकी थी। कुछ दिन गुजर गए तो संजना कहने लगी कि माँ, मैं जॉब करना चाहती हूँ। मैंने उससे कहा कि बेटा, लेकिन तुम तो सिर्फ इंटर पास हो। तो संजना कहने लगी कि माँ, इसमें कौन सी बड़ी बात है, आजकल इंटर पास लड़कियों को भी बहुत अच्छी नौकरी मिल जाती है। मैंने कहा कि चलो ठीक है, तुम नौकरी करना चाहती हो, अगर तुम्हारी नज़र में कोई अच्छी नौकरी है तो तुम कर सकती हो। आजकल महंगाई बहुत बढ़ गई है, तुम्हारे पापा की पेंशन में घर का गुजारा नहीं हो रहा। तुम भी कमाने लग जाओगी तो मुझे कुछ सहारा मिलेगा, जैसे प्रज्ञा से मिलता था। प्रज्ञा अपने ससुराल में काफ़ी खुश थी। मुझे सुकून था कि चलो अच्छा है, मेरी बेटी खुश तो है। संजना नौकरी पर जाने लगी थी। उसे एक प्राइवेट स्कूल में टीचिंग की नौकरी मिल गई थी। कभी कभी हमारे घर प्रज्ञा अपने पति के साथ आया करती थी। आस्था उसे देखकर सिर्फ मुस्कुराती रहती थी। उसकी इस मुस्कुराहट में दर्द छुपा हुआ होता था, लेकिन मैं भगवान से प्रार्थना करने के अलावा उसके इस दर्द का कोई हल नहीं निकाल सकती थी। प्रज्ञा की शादी को लगभग 9-10 महीने गुजर गए थे और इतने समय में आस्था के लिए कोई रिश्ता नहीं आया था। मैंने तो अब उम्मीद उठाकर रख दी थी कि अब आस्था की शादी हो सकेगी। अब मैंने सोच लिया था कि अब जैसा हो रहा है मैं वैसा ही होने दूंगी और हमेशा अपनी बेटी का ख्याल रखूंगी। शायद ऊपर वाला मुझे नाउम्मीद नहीं करना चाहता था, इसलिए कुछ दिनों बाद अचानक ही कुछ मेहमान हमारे घर पर आ गए। उन लोगों ने कहा कि हम आपके यहाँ रिश्ता लेकर आए हैं। मैं समझ रही थी कि वो लोग ज़रूर संजना के लिए रिश्ता लेकर आए हैं, क्योंकि मेरी संजना प्रज्ञा से भी ज़्यादा सुंदर थी। मगर जब उन्होंने कहा कि नहीं, हमें आपकी बड़ी बेटी के बारे में किसी ने बताया था, हम आपकी बड़ी बेटी को अपने घर की बहू बनाना चाहते हैं। मैंने कहा लेकिन मेरी बड़ी बेटी तो। इतनी ही देर में लड़के की माँ ने मुझे खामोश रहने का इशारा दिया और वो कहने लगी कि हाँ बहन, आपको आगे कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं है। हमें सब पता है कि आपकी बेटी बोल नहीं सकती और सांवली रंगत की है। देखिए रंग रूप से क्या होता है, और अगर आपकी बेटी नहीं बोल सकती तो इस बात से हमें कोई एतराज़ नहीं है। वैसे भी हम पढ़े लिखे और शांत बिहेवियर के लोग हैं। हमें तो सिर्फ एक अच्छी घरेलू और संस्कारी लड़की की तलाश है। हमें बताया गया है कि आपकी बड़ी बेटी के अंदर वो सारे गुण हैं। ऐसी लड़की हम तलाश करना चाहते हैं। उनकी बातें सुनकर तो मेरे होश उड़ गए थे। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि क्या वो सच कह रही हैं। वहाँ पर मेरे साथ संजना भी मौजूद थी, क्योंकि उस दिन संडे था और उसकी स्कूल की छुट्टी थी। संजना भी ये सब देखकर यकीन नहीं कर पा रही थी कि उसकी बड़ी बहन का रिश्ता घर चलकर आया है। उन लोगों ने आस्था को देखे बिना ही रिश्ता तय कर दिया था, लेकिन फिर भी
मैंने उनके सामने आस्था को बुलाया तो उन्होंने फौरन ही उसे अपने गले से लगा लिया, उसे आशीर्वाद दिया और कहा कि हमें ऐसी ही लड़की चाहिए थी। मेरी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये लोग कौन हैं और कहाँ से आए हैं। फिर मुझे पता चला कि मेरी एक सहेली ने उनको मेरे घर भेजा है और ये लोग उसके ससुराल के रिश्तेदारों में लगते हैं। मैंने इस बारे में जब अपनी सहेली से बात की तो उसने कहा कि ये लोग बहुत ही सिंपल लोग हैं, इन्हें सिर्फ अपने बेटे के लिए एक संस्कारी लड़की की तलाश थी और तुम तो जानती हो कि इतने मॉडर्न ज़माने में संस्कारी लड़कियां बड़ी मुश्किल से मिलती हैं, इसलिए मैंने तुम्हारी बेटी के बारे में उनको बता दिया था। मैंने उससे कहा कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अगले ही दिन अपनी सहेली के साथ लड़के के घर चली गई थी। लड़के का घर बहुत बड़ा था, वो बहुत अमीर लोग थे। मुझे तो यकीन भी नहीं आ रहा था कि मेरी बेटी इस घर की बहू बनने वाली है। लड़के को देखकर तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई थी। लड़का बेहद स्मार्ट और पढ़ा लिखा था। सुना था कि उसकी बहुत बड़ी कंपनी है और इस कंपनी का वो इकलौता मालिक है। मैं तो रिश्ते के लिए फ़ौरन ही हाँ कर आई थी। ये बात जब मैंने घर आकर आस्था और संजना को बताई तो संजना हैरान रह गई थी, जबकि आस्था की आंखों में एक अजीब से खुशी और चमक मैंने पहली बार देखी थी जब उसे पता चला कि उसका रिश्ता तय हो चुका है, और वो भी इतनी अच्छी जगह जिसके बारे में उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। इस तरह आस्था और ऋतिक का रिश्ता पक्का हो गया था। प्रज्ञा को भी जब ये बात पता चली तो उसने कहा कि माँ, देखो भगवान ने आपकी प्रार्थना सुन ली है। मैंने आपसे कहा था ना कि दीदी की शादी एक दिन अच्छे घर में होगी। मैं बहुत खुश थी, मेरी खुशी के ठिकाने नहीं थे। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरी बरसों की प्रार्थना पूरी हो चुकी है। लेकिन मैं हैरान थी कि संजना इस खबर से बिल्कुल भी खुश नहीं थी। लड़के को देखकर तो उसका मुंह ऐसे उतर गया था जैसे लड़का उसे पसंद ना आया हो। मैंने सोचा कि ये मेरा वहम भी हो सकता है। आखिरकार संजना आस्था की बहन है, तो फिर वो क्यों अपनी बहन की खुशियों पर खुश नहीं होगी। फिलहाल मैं तो अपनी बेटी की शादी की तैयारियों में जुट गई थी। कुछ दिनों बाद ही मैंने अपनी आस्था को भी विदा कर दिया। आस्था जब अपनी ससुराल चली गई तो मेरे दिल से एक बहुत बड़ा बोझ हल्का हुआ था, मगर न जाने क्यों मुझे उसकी बहुत फिक्र हो रही थी। जब मुझे तसल्ली ना हुई तो मैं अगले ही दिन संजना को अपने साथ लेकर आस्था की ससुराल चली गई थी। जब मैं वहां पहुंची तो मैंने देखा कि मेरी बेटी ने बहुत अच्छे और महंगे से कपड़े पहने हुए हैं, बहुत सारे गहने पहने हुए हैं और वो बेहद सुंदर लग रही है। अपने ससुराल वालों के सामने वो बहुत खुश नज़र आ रही थी। अपनी बेटी को इस तरह खुश देखकर मेरे दिल को तसल्ली हो गई थी। वहाँ जाकर तो संजना पूरी तरह से खामोश हो गई थी। वो बस लगातार चारों तरफ से ऋतिक के घर को देख रही थी और बार बार उसकी नज़र ऋतिक पर भी जा रही थी। मुझे लगा कि मेरी तरह संजना को भी यकीन नहीं हो रहा कि उसकी बहन यहाँ पर इतनी खुश है। मैं खुशी खुशी जब वहाँ से घर आई तो संजना से कहने लगी कि कितनी अजीब बात है ना बेटा, कभी कभी तो मुझे यकीन भी नहीं आता कि आस्था की भी शादी हो चुकी है। तुमने देखा था ना कि आस्था और ऋतिक एक साथ कितने खुश थे, और आस्था की सास तो बार बार अपनी बहू की तारीफ ही कर रही थी। हमारी बेटी को गए हुए अभी वहाँ एक ही दिन हुआ है और वो आस्था की इतनी तारीफ कर रही थी कि मेरे दिल को तो बहुत खुशी हुई। मेरी इस बात पर संजना ने जवाब दिया कि माँ, अजीब बात तो है, मेरी तो समझ नहीं आता कि उन लोगों ने अपने इतने स्मार्ट और काबिल बेटी के लिए आस्था दीदी जैसी लड़की को क्यों चुना। मैंने इस बात पर फौरन ही चौंक कर संजना की तरफ देखा। मैंने कहा, क्या मतलब है तुम्हारा? मेरी बात पर संजना खामोश हो गई और कहने लगी कि माँ, मैं तो बस वैसे ही बोल रही थी। कुछ दिन और इसी तरह से गुजर गए थे। शादी के कुछ दिनों बाद जब आस्था हमारे घर आई तो बहुत खुश नज़र आ रही थी, क्योंकि प्रज्ञा और आस्था थोड़ी बहुत देर के लिए अपने मायके आती रहती थी। संजना अभी भी नौकरी कर रही थी, लेकिन मैं देख रही थी कि संजना आजकल बहुत ज़्यादा बिजी रहने लगी है। मुझे प्रज्ञा की तो इतनी याद नहीं आती थी, ज़्यादातर संजना अपने स्कूल के काम में बिजी रहती थी। मैंने सोचा कि मैं फ्री टाइम में आस्था को देखने के लिए, उससे मिलने के लिए उसकी ससुराल चली जाया करूँगी, क्योंकि मैंने आस्था की सास को बता दिया था कि आस्था मेरे दिल का टुकड़ा है, मेरा कभी उससे मिलने का मन किया करे तो मैं आ जाया करूं। तो उन्होंने कहा था कि बहन जी, आप किस तरह की बातें कर रही हो, आस्था आपकी बेटी है, आप उससे कभी भी मिलने के लिए आ सकती हो। उसकी ससुराल वाले बहुत ही भले लोग थे, इसलिए मैं अपनी बेटी से मिलने के लिए चली जाती थी, लेकिन वहाँ ज़्यादातर उसकी सास उसके आसपास ही टहलती रहती थी, इसलिए वो हमेशा मुस्कुराती रहती थी। मगर एक दिन तो अजीब ही हो गया। जब वो अपने पति के साथ घर आई तो मेरे पास कमरे में आकर मेरे गले से लगकर रोने लगी और इशारे से मुझसे कुछ कहने लगी, मगर उसकी बात मुझे समझ नहीं आ रही थी।
मुझे लगा कि शायद उसकी तबीयत ठीक नहीं है। ऐसी क्या बात थी कि वो रो रही थी, ये तो मेरी समझ नहीं आ सका। थोड़ी देर बाद ही वो अपनी ससुराल वापस चली गई थी। संजना ऋतिक के साथ बहुत अच्छे से पेश आती थी। ऋतिक के घर आते ही वो उसके लिए अपने हाथों से नाश्ता तैयार किया करती थी और बार बार ऋतिक को रोकती रहती थी कि जीजू रुक जाइए, रात का खाना खाकर जाना। उसकी बहुत इज्जत करती थी और हमेशा उसे कहती थी कि आप हमारे घर आते जाते रहा कीजिए, आप घर आते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। वो इतनी इज्जत रोहन की नहीं करती थी जितनी कि ऋतिक की करती थी और मुझसे भी हमेशा ऋतिक की तारीफ करती रहती थी। एक दिन उसने मुझे बताया था कि अब वो स्कूल में जॉब नहीं कर रही, उसे किसी छोटी सी कंपनी में नौकरी मिल गई है, क्योंकि अब ज़्यादातर वो रात के 8 बजे तक घर आने लगी थी। उसकी ये हरकत मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई थी। मैंने उससे पूछा भी था कि तुम आखिर ऐसे कौन से स्कूल में जॉब कर रही हो जहाँ रात के 8 बजे छुट्टी होती है, तो उसने मुझे बता दिया था कि वो अब किसी कंपनी में नौकरी करने लगी है जहाँ से उसे पैसे भी ज़्यादा मिल रहे थे। वो कौन सी कंपनी में काम कर रही थी ये बात तो मैं नहीं जानती थी, क्योंकि मैं घर से बाहर कम ही जाया करती थी। पर अब तो उसके पास मोबाइल भी नहीं था, इसलिए मुझे उस पर ज़्यादा शक नहीं होता था। लेकिन मैं अब परेशान हमेशा आस्था की वजह से रहने लगी थी। वो जब भी मायके आती तो मेरे गले से लगकर फूट फूट कर रोती थी और मुझे कुछ बताने की कोशिश करती थी। लेकिन जब वो अपनी ससुराल में होती तो अपने पति और सास के सामने मुझे कुछ बताती ही नहीं थी और उनके सामने मुस्कुराती ही रहती थी। पता नहीं वो ये सब क्यों कर रही थी। इसी तरह उसकी शादी को लगभग 11 महीने गुजर चुके थे। प्रज्ञा अपने पति के साथ दूसरे शहर में शिफ्ट हो गई थी, क्योंकि उसके पति की नौकरी दूसरे शहर में लग गई थी। एक दिन जब मैं संजना के कमरे की सफाई कर रही थी, तब मुझे उसकी अलमारी से कुछ शॉपर मिले थे, जिनमें महंगी महंगी ड्रेसेस और एक दो में तो सैंडल्स भी मौजूद थी। मैं ये सब देखकर हैरान रह गई कि उसने इतना सारा सामान और इतना महंगा सामान कब और कैसे खरीद लिया, क्योंकि मैंने अपनी बेटियों को बचपन से लेकर अब तक अपनी मर्जी से ही अपने बजट के मुताबिक ही सामान दिलाती आई थी। और अगर कोई उसे गिफ्ट करेगा तो इतना सामान गिफ्ट नहीं करेगा, क्योंकि शॉपर बहुत सारे थे और उनमें अलग अलग तरह का सामान था जो लड़कियों के ही इस्तेमाल करने का था। मैंने सोचा था कि रात को संजना जब घर आएगी तो मैं उससे इस बारे में बात करूंगी, लेकिन उसके घर आने से पहले ही आस्था की सास का मेरे पास फ़ोन आया। उन्होंने कहा कि आस्था की तबीयत बिगड़ गई है, आप जल्द से जल्द अस्पताल आ जाओ। मैं तो घबरा गई थी और जैसे ही अस्पताल पहुंची तो वहां जाकर पता चला कि मेरी बेटी माँ बनने वाली है। ये खबर सुनकर मेरी खुशी के ठिकाने नहीं रहे थे। मेरी बेटी की तबीयत जब बेहतर हुई, उसके कमरे में उसे मुबारकबाद देने के लिए गई, मगर वो तो इस खबर को सुनकर खुश नहीं हुई थी। वो मेरे गले से लगकर फूट फूट कर रोने लगी। मैंने उससे कहा कि बेटा तुम क्यों रोती हो, तुम्हारे ससुराल वाले और तुम्हारा पति बहुत अच्छा है, सब लोग तुम्हें खुश रखते हैं, तो फिर तुम क्यों हमेशा मुझे देखते ही रो जाती हो। उस दिन मेरी बेटी मुझे कुछ बताने की कोशिश कर रही थी और शायद वो चाहती थी कि मैं आज उसकी बात को समझ ही जाऊं। मैंने कहा, क्या तुम ये बच्चा नहीं चाहती? क्या तुम इस बच्चे से खुश नहीं हो? क्या ससुराल में कोई तुम्हें तंग करता है? मेरे इन सवालों का उसने ना में जवाब दिया था। उसने इशारा करते हुए मुझसे संजना के बारे में पूछा। मैंने उसे बताया कि संजना तो अभी ऑफिस में है, मैं तुम्हें बताना भूल गई थी, उसकी किसी कंपनी में नौकरी लग गई है। उसने फिर से संजना की तरफ इशारा करते हुए जल्दी से एक हाथ से अपना मंगलसूत्र पकड़ लिया और मुझे कुछ समझाने लगी, लेकिन मैं फिर भी उसकी बात नहीं समझ रही थी। मैंने कहा, बेटा तुम क्या कहना चाहती हो? मुझे तुम्हारी कोई बात समझ नहीं आ रही। हाँ, मैं इतना समझ चुकी थी कि वो संजना और अपने पति के बारे में मुझे कुछ बताना चाह रही थी, लेकिन क्या बात? वो फूट फूट कर रो रही थी और अपनी बेटी का इस तरह से रोना मुझे बहुत तकलीफ दे रहा था। मुझे याद आया कि मेरी बेटी तो पढ़ी लिखी है। इतने में ही मैंने अपने पर्स से डायरी और पेन निकाला और उसको दिया और कहा कि जो भी बात है तुम मुझे इस पेपर पर लिखकर बता दो, मैं समझ जाऊंगी। उसने जल्दी से डायरी और पेन अपने हाथ में लिया और जब वो डायरी उसने मुझे दी तो उसे पढ़कर मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई थी, क्योंकि उसके लिखे शब्द ही कुछ ऐसे थे जिन्होंने मुझे अंदर तक झंझोड़ कर रख दिया था। उसने लिखा था कि संजना और मेरे पति का आपस में संबंध है। मैंने उसी समय चौंक कर आस्था की तरफ देखा और कहा कि बेटा ये तुम क्या कह रही हो? मेरी बेटी रोते हुए मुझे ये बात समझा रही थी कि मैं सच कह रही हूँ माँ। मुझे ये तो समझ आ गया था कि आस्था क्या कहना चाह रही है, लेकिन पूरी बात क्या थी ये मेरी अभी भी समझ नहीं आई थी। मैं खामोश हो गई थी और सोचने लगी
कि सच्चाई का पता मैं खुद ही लगा कर रहूंगी, लेकिन मेरा दिल अंदर से टूट गया था। मेरी बेटी माँ बनने वाली थी और उसका पति न जाने क्या करता फिर रहा था। मैं बहुत परेशान हो चुकी थी। मैंने अब संजना का पीछा करना शुरू कर दिया था। मैं देखना चाहती थी कि आखिर संजना कहाँ जाती है, क्या करती है। अगले दिन जब वो अपने ऑफिस जाने के लिए घर से निकली तो मैं फौरन ही उसके पीछे पीछे चल पड़ी थी। संजना का ऑटो एक बड़ी सी बिल्डिंग के बाहर रुक गया था और मैं भी वहीं पर उतर गई थी। वो जैसे ही बिल्डिंग के अंदर दाखिल हुई तो मैं भी उसके पीछे पीछे चलने लगी। संजना ने तो मुझे बताया था कि वो किसी छोटी सी कंपनी में नौकरी करती है, लेकिन ये तो कोई बहुत बड़ी कंपनी लग रही थी। वो जल्दी से एक केबिन में चली गई। मैं सोच रही थी कि कहीं कोई मुझे रोक न ले, इसलिए मुझे मौका देखकर उस केबिन के अंदर जाना था। जैसे ही मैंने वहां आसपास लोगों को हटते बचते देखा तो मैं फौरन ही उस कमरे के अंदर चली गई जहां पर संजना गई थी। लेकिन जैसे ही मैं वहां पहुंची तो अपनी आंखों के सामने होने वाला नज़ारा देखकर मैं अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रही थी, क्योंकि संजना और ऋतिक एक दूसरे के इतने करीब थे कि मेरा दिल कटकर रह गया था। मैंने उसी समय उन दोनों को रंगे हाथ पकड़ लिया और संजना को धकेल कर उसके मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ मार दिया। उससे कहा कि तुम यहाँ ये सब करने आती हो और तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि तुम अपनी ही बहन के पति की कंपनी में नौकरी कर रही हो। संजना तो अपना गाल पकड़कर एक तरफ खड़ी हो गई थी। ऋतिक मुझे देखकर दंग रह गया था और कहने लगा कि माँ जी आप यहाँ। मैंने कहा हाँ यहाँ। मैं आज तुम लोगों की हकीकत जानने के लिए आई हूँ। तुम्हें क्या लगता है कि मेरी बेटी बोल नहीं सकती तो वो मुझे कुछ नहीं बताएगी? उसने मुझे बता दिया है कि तुम दोनों के बीच कुछ चल रहा है, लेकिन सच्चाई का पता मैंने खुद लगाया। अरे वो बेचारी तो मासूम है। मेरी बेटी तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली है और तुम उसको धोखा दे रहे हो। वो कहने लगा कि माँ जी आप गलत समझ रही हो। मैंने कहा कि मैं कुछ गलत नहीं समझ रही। मैंने तुम दोनों को जितने करीब से देखा है इसे गलतफहमी नहीं कहा जाता। मैंने उसी समय संजना के बाल पकड़ लिए। वो जोर से चिल्लाने लगी और कहने लगी कि माँ छोड़ो मुझे। मैंने कहा और तुम अपनी बहन की शादीशुदा जिंदगी में जहर घोल रही हो, उसी के पति के साथ। छी, तुम्हें शर्म नहीं आती संजना? तुम कैसी बहन हो? संजना ने एक ही झटके से मुझसे बाल छुड़वाए और कहने लगी कि हाँ मैंने ऐसा किया है। बचपन से लेकर आज तक आपने उसी मामूली सी दिखने वाली अपनी बेटी को अहमियत दी है। अरे मैं आपकी कुछ नहीं लगती। एक तो उसने मुझे उस दिन आपसे पकड़वा दिया था। मुझे इस बात का गुस्सा था। मुझे तो लगता था कि सारी जिंदगी उसकी कभी शादी ही नहीं होगी, लेकिन जब हमारे घर खुद चलकर ऋतिक जीजू का रिश्ता उसके लिए आया तो मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। न जाने क्यों ऋतिक जीजू को देखकर मेरा उन पर दिल आ गया। मैंने सोचा कि ये तो मेरे ड्रीम बॉय हैं। ऐसा लड़का तो मुझे डिजर्व करता है, मेरी उस गूंगी और सांवली बहन को नहीं। मैं चाहती थी कि ये रिश्ता ख़त्म हो जाए और मेरी शादी ऋतिक के साथ हो जाए, लेकिन ऋतिक के परिवार वालों ने ना सोचा ना समझा और इतनी जल्दबाजी में आस्था को अपने घर की बहू बना लिया। मगर न जाने क्यों मेरा दिल नहीं मान रहा था। मैंने सोचा कि ऋतिक और आस्था की शादी भले ही हो गई है, मैं तो अभी भी ऋतिक की ज़िंदगी में शामिल हो सकती हूँ। इसलिए मैं ऋतिक से चोरी चुपके मिलती रही, उसके क्लोज आने लगी, उसको अपनी बातों में फंसाने लगी। ऋतिक स्मार्ट होने के साथ साथ पैसे वाला भी है। उसके दिमाग में मैंने ये बात डाल दी थी कि मेरी बहन जैसी लड़की तुम्हें डिज़र्व नहीं करती, बल्कि मुझ जैसी लड़की को तुमसे शादी करनी चाहिए थी। इसलिए वो अपनी पत्नी से दूर दूर रहने लगा था और ज़्यादातर समय मेरे साथ ही गुजारने लगा था। ये बात आस्था को पता चल गई, क्योंकि उसने एक दिन ऋतिक और मुझे फ़ोन पर बातें करते हुए सुन लिया था। ऋतिक मुझे गिफ्ट्स भी दिया करते थे। एक दिन ऋतिक मुझे मॉल में शॉपिंग कराने के लिए ले गए थे। वहाँ आस्था अपनी सास के साथ गई हुई थी। वहीं पर आस्था ने मुझे अपनी आंखों से ऋतिक के साथ शॉपिंग करते हुए भी देख लिया था, लेकिन उसकी सास हमें न देख सकी। ऋतिक के साथ मेरा अफेयर लगभग 6 महीने से चल रहा है। यहाँ मैं नौकरी करने नहीं आती, बल्कि ऋतिक के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए आती हूँ। वो मुझे हर महीने सैलरी के पैसे देते हैं, जिससे आपको लगता है कि मैं नौकरी करती हूँ। ये सब कहते हुए वो शर्मिंदगी जाहिर करने लगी थी, लेकिन मैंने उसके मुंह पर एक और ज़ोरदार थप्पड़ मार दिया। मुझे उस पर बहुत गुस्सा आ रहा था। ऋतिक भी नज़र झुकाकर खड़ा हुआ था। मैंने कहा, मेरी बेटी तुमसे कितना प्यार करती है, तुम्हारे घर वालों की सेवा करती है। वो कहने लगा कि माँ जी, सच कहूँ तो मुझे भी संजना ही पसंद है। मैं पढ़ा लिखा और इंटेलिजेंट लड़का हूँ, लेकिन मेरे माता पिता बहुत पुरानी सोच रखने वाले लोग हैं। इसलिए तो उन्होंने मेरे लिए आस्था को पसंद किया
उन्हें लगता है कि पढ़ी लिखी और शहर की लड़कियां शादी करने के बाद बेटों को माता पिता से अलग कर देती हैं, इसलिए वो कोई सीधी सादी और मासूम लड़की मेरे लिए लाना चाहते थे जो उन पर कभी हावी न हो। मैंने तो अपना सर पकड़ लिया था। मैंने कहा, तुम लोगों ने मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद कर दी, मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूंगी। मैंने उसी समय संजना का हाथ पकड़ा और उसे अपने साथ घर ले आई थी। मैं रोने बैठ गई थी कि मैं क्या करूं। फिर मैंने ठंडे दिमाग से सोचा और ये बात ऋतिक के माता पिता को बताई, जो बेहद शर्मिंदा हो रहे थे। उन्होंने अपनी बेटी की तरफ से मुझसे माफ़ी मांगी थी और कहा था कि वो आस्था के साथ बहुत खुश हैं और अब वो उनके परिवार को चिराग देने वाली है। संजना ने आस्था के साथ जो भी किया था, ऐसा कोई बहन किसी के साथ नहीं करती। ऋतिक ने फैसला किया था कि वो आस्था के साथ नहीं रहना चाहता, वो संजना के साथ ही रहना चाहता है और उसके माता पिता का कहना था कि वो लोग संजना को नहीं बल्कि आस्था को अपने साथ रखना चाहते हैं। मेरी बेटी की जिंदगी आज भी कश्मकश में उलझी हुई है। मैंने संजना को घर से निकाल दिया और उधर ऋतिक अपना घर छोड़कर चला गया। शायद उन दोनों ने शादी कर ली है। कुछ समय बाद मेरी बेटी ने बेटे को जन्म दिया था। वो बेचारी अपनी ज़िंदगी के दिन बड़ी मुश्किल से काट रही है, लेकिन उसके ससुराल वालों ने उसे पूरा सपोर्ट किया। वो अमीर लोग थे, उनकी बहुत जान पहचान थी। उसके ससुराल वाले ने अपने बेटे को जायदाद से बेदखल कर दिया और ऋतिक की पूरी जायदाद उसके बेटे और आस्था के नाम कर दी। आज मेरी बेटी आस्था लाखों की मालकिन है और बहुत ही हिम्मत वाली है, क्योंकि अपने पति से अलग होने के बाद भी उसने अपनी ज़िंदगी बर्बाद नहीं होने दी। अपने बच्चे की खातिर उसने खुद को संभाल कर रखा। ऋतिक और संजना ने मिलकर मेरी बेटी की ज़िंदगी बर्बाद कर दी थी। सुना है कि वो दोनों किसी दूसरे शहर में रहते हैं और वहाँ वो लोग बिल्कुल भी खुश नहीं हैं। जब उन दोनों की शादी को 1 साल हो गया तो ऋतिक आया था आस्था से माफ़ी मांगने के लिए, क्योंकि उसका गुजारा कुछ समय तक ही संजना के साथ हो सका। क्योंकि मेरी बेटी संजना एक ऐसी इंसान थी जिसे बेहद लालच था और अपना लालच पूरा करने के बाद वो किसी भी इंसान को कुछ नहीं समझती थी। मेरी बेटी आस्था ने अपने पति को माफ़ नहीं किया, क्योंकि अब वो उसका पति भी नहीं रहा था। मेरी बेटी ने उससे डिवोर्स ले ली थी। मेरी बेटी की ज़िंदगी में शायद हमसफ़र का साथ लिखा ही नहीं था, लेकिन ऊपर वाले ने उसे हर खुशी दी। आज वो एक खुशहाल ज़िंदगी गुजार रही है, क्योंकि उसका बेटा उसके साथ है। और दूसरी तरफ संजना, जो अपने किए पर पछता रही है, वो दोनों ही एक दूसरे से अलग हो गए। दोनों ही अब एक दूसरे के साथ नहीं रहना चाहते। ऋतिक और संजना ने आस्था की ज़िंदगी बर्बाद की थी, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि दूसरों का घर उजाड़कर अपना घर कभी नहीं बसा सकते। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।